नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, जीवन में कभी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती है जिसके वजह से वो पूरी जिंदगी, जो बाकी जिंदगी है, वो बदल जाती है। और उसके बाद दो ही बातें होती है, या तो वो व्यक्ति धराशायी होता है या फिर इतिहास रच देता है। ऐसे ही कुछ बात आज हम करेंगे, चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और उसके पहले परिस्थितियां बदल रही है उन स्थानों की जहां बहुत दिनों से एक ही चेहरा, खास करके अगर हम समीकरणों की बात करें तो जातिगत समीकरण जो है वो उनका वर्चस्व रहा है। तो चलिए हम सिलसिला शुरू करते हैं और उसके बाद जो बाकी बातें हैं हम साझा करेंगे एक दूसरे से। लेकिन आपको बता दें कि आज हम जिनसे अपनी बातों को साझा करना चाह रहे हैं वो एक बिहार सरकार के अधिकारी के रूप में चिन्हित हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा ये हो रहा है कि भाई, बिहार सरकार के अधिकारी यानी जो मुलाजिम हैं वो अचानक से कार्यपालिका से उनका मोह भंग क्यों हुआ। कई ऐसे सवाल हैं। तो चलिए बिना देर किए हम साझा करते हैं। सबसे पहले तो नाम जो है आपका बताना बहुत जरूरी है कि भाई इनका नाम है आदित्य शिवम शंकर जी। तो इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं और इन्हीं से जानते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आपके चौकस भारत न्यूज़ को तहे दिल से नमस्कार, आपको धन्यवाद। और ये आपके माध्यम से जो सुन रही है जनता, उन्हें भी बहुत बहुत दिल से आभार, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने अचानक से कैसे मन बदल दिया कि भाई कार्यपालिका से विधायिका की तरफ रुझान जो है आपका कैसे हो गया? क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि अब आप समर में कूदने वाले हैं, चुनावी समर में कूदने वाले हैं। कौन सी वो घटना हुई जिसके बाद अचानक से आपका मोह भंग हो गया कार्यपालिका इस व्यवस्था से? अचानक से तो नहीं हुई है जी ये, 2021 की ही बात थी जी। मैं पहले बता दूं अपना बैकग्राउंड कि मैं यूपीएससी की तैयारी किया था, दोबारा इसका इंटरव्यू दिया हुआ था। और उन दिनों में मेरी तमन्ना थी कि मैं जिलाधिकारी बन करके और पूरे ज़िले का कायाकल्प कर दूंगा। और शिद्दत से पढ़ाई किया था, मेहनत में कोई मुझे मलाल नहीं है कि नहीं किया, लेकिन किस्मत की बात होती है। लेकिन जब मैं ये प्रशासक बना यहाँ पे बिहार में, बिहार रेवेन्यू सर्विस का पदाधिकारी बना, तो यहाँ पे पदाधिकारी बनने के बाद मैं जॉब करने के दौरान ये महसूस किया कि जो प्रशासक है वो कार्यपालिका के, आप कह रहे हैं कि मोह भंग हो गया, वो कार्यपालिका के एकमात्र कड़ी एक टूल्स होते हैं। कार्यपालिका के तो हेड जो है माननीय होते हैं, जो जनता जनार्दन के द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा। और मात्र वो प्रशासक, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो या बिहार के प्रशासनिक सेवा के या कोई भी पदाधिकारीगण हो, ये सब दे आर ऑल टूल्स ऑफ दैट पॉलिटिकल सेटअप। तो हम लोग तो मात्र एक लगा कि हम मोहरे हैं, कुछ है नहीं। और ये वाकया अचानक से नहीं हुआ है, 21 की बात है, जो उस समय माननीय हुआ करते थे हमारे विभागीय। और उसके कारण उस समय उनसे कुछ ऐसी बात हो गई जिससे हमको लगा कि हमको इस तरह की गुलामगिरी नहीं करनी है। वैसा कोई भी सिस्टम जो मानव के काम नहीं आए, इंसान के काम नहीं आए, वो सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम नहीं है, वो बेकार है, उसको कचरे में डाल देना चाहिए या उसमें सिस्टम में ज़रूर बदलाव आना चाहिए। तो उसी समय मैंने अपने बच्चे का कसम खाया था कि, और उस समय जो उनके घर से मैं निकला और जो आंसू गिरा, मैं कहा ये आंसू का कसम और बच्चे का कसम कि मैं औराई के बच्चों के लिए, मैं उसके लिए मैं वो सारे चीज़ करूँगा जिसके लिए मैं कर सकता हूँ, पूरा जीवन न्यौछावर कर दूँगा। और वो समय आ गया। मैं उसी समय हालाँकि इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन बहुत एन-केन प्रकरण चीज़ें करके उसको फाइल को दबाया गया या अपने पावर का मिसयूज़ किया गया। इस बार मैंने काफ़ी गोपनीयता के साथ सारी चीज़ किया, लेकिन लास्ट मिनट में फिर से वो समस्याएँ की गई। लेकिन अंततोगत्वा हमें आशीर्वाद मिला और आशीर्वाद के साथ हमको रिज़ाइन करने का अवसर दिया गया। जी। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप चाहें तो उन घटनाओं को दर्शकों से आप साझा कर सकते हैं, संक्षिप्त में ही क्या हुआ था उस वक्त और कौन थे वो माननीय जिनकी वजह से आपको इतना बड़ा बदलाव करना पड़ा अपने लाइफ में। देखिए, वो तो बहुत व्यक्तिगत बात ही है। किसी के साथ किसी के बच्चे का कोई भी बीमारी हो सकती है, गंभीर बीमारी। और मेरा बच्चा बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित था और कोमा में था
और वैसी परिस्थितियों में मैं कांटी में पोस्टेड था और उस समय मेरा बच्चा का इलाज लगातार बेंगलोर में हो रहा था अच्छा। और उसका इवन रेयर डिजीज था, जैसे कि एक आयांश लड़के का नाम सुने होंगे जो उसको स्पाइनो मस्कुलर एट्रोफी था, उसी कदर उसकी बीमारी थी, अभी भी है, अभी भी बीमार है वो, परफेक्ट अभी नहीं हो पाया है, 6 साल का है। तो उस समय उस बीमारी से मैं जूझ रहा था, डॉक्टर लोग बहुत कुछ हाथ उठा चुके थे और उस समय हमको बेंगलोर आने जाने और पटना में कंटिन्यूअस उसके इलाज के लिए हमको पटना के आसपास से सेंटिंग में या किसी तरह का पद की ज़रूरत थी, या हम नहीं पद लेते वो भी ठीक था, लेकिन हमको तो 2 दायित्व था मेरे पास, एक प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करना था, एक पारिवारिक बच्चे के प्रति जो मेरा दायित्व था और हम दोनों में सामंजस्य नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो जो सेटअप था उसकी समस्याएं थी। इन्हीं परिस्थितियों में वो माननीय 2020 में जीतने के बाद 21 में मात्र 10 महीने के कार्यकाल में मेरा उन्होंने स्थानांतरण बिना किसी ग्राउंड के नेपाल बॉर्डर पे घोड़ासान कर दिया। तो स्वतः ही स्फूर्त वहाँ पे कांटी में भयंकर जो है वहाँ पे आंदोलन चल गया कि इनका 10 महीने के कार्यकाल में इन्हें नहीं हटाया जाए। वैसे अच्छा, भी आम जनता जो है वो आंदोलन कर हाँ, रही है। कांटी में भयंकर अच्छा। पूरे बीडीसी, कांटी नगर परिषद, इवन बीजेपी, जेडीयू के जिला अध्यक्ष, वो लोग सत्ता पक्ष के लोग, पार्टी के वो लोग की नहीं, वो मानिए हमारे पार्टी के हैं, उनको हम लोग बताएंगे, आंदोलन कर दिए। उन्होंने आंदोलन में मुझे बुलाया, मैं कहा कि नहीं, मैं प्रशासक हूँ, मैं जिस किरदार में रहता हूँ उसके किरदार को मैं परफेक्ट निभाना चाहता हूँ। मैं एक बाप के किरदार में हूँ और एक प्रशासक के, दोनों किरदार मैं ढंग से निभाऊंगा। आप लोग भी अपने किरदार को निभाइएगा। आप लोगों का सत्ता आप लोगों के नाम का है बीजेपी जेडीयू, तो आप लोग रोड पे नहीं उतरिएगा। तो उन्होंने रोड पे नहीं, लेकिन सारे लोग बैठक कर करके मीडिया में सारी चीज़ गया, पूरा आंदोलन हुआ और वो लोग ज्ञापन तैयार कर करके माननीय के घर पे गया। माननीय ने बताया, फ़ोन किया इन लोगों के फ़ोन से जो अभी आप वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के ही, वो भी गए थे मेरे तरफ से। तो उन्होंने फ़ोन लगा करके उन्हीं के फ़ोन से बात कराया कि हम आप ये आंदोलन करवा रहे हैं। हम कहे नहीं, पूछ लिया जाए, हम आंदोलन करवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि तो आपको कांटी से ज़्यादा लस्ट है? हम कहे नहीं, कांटी से लस्ट नहीं, बच्चे से लस्ट है। तो बोले कि ठीक है, आप जाइए घोड़ासान में, आपको 2 महीना में। ये किनके द्वारा कहा गया? माननीय के द्वारा, विभागीय मंत्री। अच्छा, वो कौन थे वो विभागीय मंत्री? अब उनका नाम लेने से तो कोई ये फ़ायदा तो नहीं है, उससे क्या उनका चर्चा किया जाए। हमको औराई की जनता की चर्चा करनी है। अच्छा, तो मतलब आपने अब मन बना लिया, आपने रिज़ाइन कर दिया? जी, उसी समय मैंने निर्णय लिया था कि हम रिज़ाइन उसी समय कर दिए, लेकिन किसी तरह से दबाया गया चीज़ों को। तो मैं समझ गया कि पावर के साथ आप रिज़ाइन करके शांति से नहीं निकल सकते हैं। उसी कदर जिस तरह से जाना कठिन होता है, निकलना भी कठिन होता है। तो इस बार मैंने बहुत फूँक-फूँक के कदम रखा, लेकिन बाद में फिर भी ये समस्या आई और फिर हमको आशीर्वाद हाईकमान का मिला, रिजिग्नेशन स्वीकृत हुआ। इस बीच में मैं 4 साल से, आप बोल रहे थे अचानक नहीं, लगातार 21-22 से मैं लगातार 4 साल से औराई में जब भी मेरी छुट्टी हुई, जब भी मैं छूटा, समय मिला, मैं औराई के जनता के बीच में गया और हर एक सेक्टर से, हर एक जाति के, हर एक धर्म के, हर एक समुदाय के, हर एक तबके के लोगों के बीच में रहा, उनका दुख दर्द समझा और देखा कि बहुत वहाँ पे पीड़ा है, बहुत समस्याएं हैं और उनके पीड़ा देख करके मेरा मन दहल गया और मुझे लगा कि मैंने जो संकल्प लिया है, सही संकल्प लिया है। फिर भी घर परिवार, नाते, रिश्तेदार, दोस्त सारे लोग चाहते हैं कि कंफर्ट में हो तो कंफर्ट में रहो, क्यों नौकरी छोड़ोगे। ये निर्णय कोई आसान नहीं है, 45 साल लग जाता है क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए। यही सवाल है सर, सवाल यही है कि इतना बड़ा निर्णय लेने के लिए बहुत बड़ा मतलब दिल चाहिए और हिम्मत चाहिए। बिल्कुल। तो ये हिम्मत आपको कौन दिया? मेरा बच्चा ने दिया। अच्छा। ये हिम्मत मेरे बच्चे ने ही दिया। मेरा बच्चा मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। अच्छा। अभी भी मेरा बच्चा कंप्लीटली एक इंसान के भांति नहीं स्वस्थ है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात माननीय को समझ में नहीं आई। उन्होंने बोला था उन्हीं के फ़ोन से कि आप जाइए घोड़ासान, मैं निर्दयी नहीं हूँ, आपको 2 महीने में पटना ला दूंगा, आप इलाज कराइएगा। और किसी तरह से दबाव के बाद मैं वहाँ पे फिर गया
घोड़ासान, लेकिन घोड़ासान में हमको 2.5 साल रह जाना पड़ा। अच्छा। और वो 2.5 साल में जिस पीड़ा में रहा, डॉक्टर बोल दिया था निमांस में कि हम लोग जितना करना था कर दिए, आप बच्चे पे स्वयं देखिए, उसको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी जो करना है वो करिए। रेल जो है जैसे चौक था, अब ठीक हो चुका है, अब उसमें धक्का दीजिए, जितना करिए, 5 साल तक कर पाइएगा, 6 साल तक, उसके बाद से मुश्किल रहेगा। हमको एक-एक दिन निकल रहा था, लग रहा था कि बच्चे का जीवन मेरे हाथ से फिसल रहा है। तो वो हम ये स्थिति तो लाजिम है कि होना ही है। आपके इस भावना और दर्द को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और जो परिस्थिति आपने झेला है, जो जूझा है जिस परिस्थिति से, ये काफ़ी दर्दनाक है। भाई, एक पिता के लिए उसके बच्चे से बड़ा कोई या नहीं होता है जीवन में। ये बिल्कुल ये है, हम समझ रहे हैं इस दर्द को। लेकिन सर, अब स्थिति यही है कि जो आपने ठाना है, वो पूरा कैसे होगा? चूँकि कल मैंने आपका एक दृष्टि पत्र पढ़ा, जिसमें लिखा है कि व्यवस्था के माध्यम से अव्यवस्था को व्यवस्थित करना हमारा उद्देश्य है। तो ये व्यवस्था जो अव्यवस्थित है, आपके ज़हन में जिस तरह की बातें चल रही हैं, उसको अब आप इतना बड़ा चैलेंज को कैसे हैंडल करेंगे? आपके माध्यम से अच्छा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। जी। लोकतंत्र तभी धरातल पे स्वस्थ लोकतंत्र के रूप में हो पाएगा जब जनता जनार्दन के पास सारे सच्चाई, सारे सूचनाएं प्रॉपर तरीके से, सही नियत से पहुंच जाए, तो जनता जनार्दन गलत नहीं करेगी। हो रहा है ये कि कुछ लोग मिल करके धूर्तता बस जनता जनार्दन को ठग ले रहे हैं, और इस ठगने में कहीं ना कहीं हम आप सब कोई अनजाने में मोहरे बन करके उस ठगेरों के बीच में हम लोग उनके मोहरे बन जाते हैं। सच्चाई जनता जनार्दन तक नहीं पहुंच पाती है। जनता जनार्दन तक जब सच्चाई पहुंच जाए तो उनको मिनट नहीं लगेगा अपने बच्चे का भविष्य निर्धारित करने में। एक नेता है बिहार में इस वक्त जो उभर रहे हैं, भाई वो सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, पैदल घूम घूम के रूबरू करा रहे हैं। उम्मीद लगता है कि मतलब इन लोगों को दरकिनार कर पाएंगे आप? बहुत लोगों की जरूरत है, अच्छे नेताओं की जरूरत है, इंटेलेक्चुअल, समझदार, खास करके जिसकी आत्मा और दिल ज्यादा जो है शुद्ध हो, उत्कृष्ट हो, भावुक हो, ज्यादा उसमें मानवीयता हो, जो समझते हो कि सिस्टम के हम उस मुकाम पे पहुंच जाए जो जनता जनार्दन चुन के भेजती है सरकार बनाने के लिए। सरकार भगवान का स्वरूप होता है, तो भगवान के अवतार में जाने के बाद उस तरह पालनहार के जैसे उनका भरण पोषण करें, देखभाल, केयर, भरण पोषण सारी चीज करें, जैसे कि वो मेरी जनता अपनी पुत्र है, उस तरह से करे। तो आप सबकी इसमें भागीदारी है। तो यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो आप बोले कि वो, तो ये तो पिछले 20 सालों से माननीय नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू कर ही रहे हैं। वो भगवान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इंसान के रूप में भगवान है। इंसान के रूप में वो भगवान है माननीय नीतीश कुमार जी, क्योंकि एक व्यक्ति लेकिन है तो इंसान है ना। 44 विभाग तो अकेले नहीं संभाल सकते हैं, उसके लिए स्पेशलाइज्ड 44 आपको उस तरह से नीतीश कुमार की जरूरत है। अच्छा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सी बात है कि अगर परिवार चलाना है तो परिवार का बिहार में लगता है कि ऐसे 44 नीतीश कुमार होंगे, बहुत हैं। बस उन लोगों को यूनाइट होकर के आगे आने की जरूरत है, और मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन तक उस चीजों को, उस चरित्र को, उस चेहरे को लाने की जरूरत है कि देखिए ये आपके लिए आपके सुयोग्य हैं। बिल्कुल। औराई की बात आप कर रहे थे सर, औराई में लगभग 6 लाख संख्या है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आपका ये मंत्र है, मूल मंत्र है, जैसा कि लिखा मैंने देखा आपके उस पत्र पे। तो ये किनके लिए संदेश है? औराई की जनता के लिए कि भैया संभल जाओ, इस विधानसभा तक जो भी करना है संभल के करो, नहीं तो फिर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, उनके लिए ये संदेश है? ये मेरे जीवन का दर्शन है। अच्छा।
मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अनमोल मानता हूँ। हम्म, मुझको दूसरी ज़िंदगी मिली है। एक वाक़या हुआ है पर्सनल, मैं बाद में यहाँ पे मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता हूँ। समझिए मुझे ये ज़िंदगी सेकंड पारी खेलने के लिए मिली है। अब जब एक दूसरी पारी ज़िंदगी मिल ही गई है, तो ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। यही कह रहा हूँ कि तिबारा तो नहीं मिलेगी ना। ज़िंदगी बहुत अनमोल है और जिस तरह से मेरा ज़िंदगी अनमोल है, उस तरह से आपका, इनका, उनका और पूरे औराई की जनता का ज़िंदगी अनमोल है। और उस ज़िंदगियों से अगर कोई खिलवाड़ करे, उस अव्यवस्था करके, व्यवस्था के माध्यम से वो लोग पहुँचते हैं। लेकिन जहाँ पहुँचते हैं विधाता के रूप में, विधायक के रूप में, नीति निर्माता, निर्देशक और संचालक के रूप में, अपना कर्तव्य भूल जाते लेकिन वो वहाँ पे जा करके पी में खो जाते हैं। पावर, पैसा, प्रेस्टीज, अपने को मदमस्त हो जाते हैं। किस पार्टी का सहारा लेंगे आप? जनता पार्टी का। औराई के 6,10,000 जो जनता है वो मेरे उसी के सहारे है। लेकिन अभी तक जनता पार्टी जैसा कोई अभी ये नहीं है चुनाव आयोग में, तो कोई निर्धारित पार्टी तो जनता जनार्दन ही मेरी पार्टी है। मतलब निर्दलीय आप फाइट करेंगे? नहीं, कैसे कह सकते हैं? निर्दलीय हो या किसी दल से हो, ये 6,10,000 वो जनता जनार्दन निर्धारित करेगी लास्ट मिनट में, लास्ट तक, कि वो उनका भविष्य किसके साथ जुड़ा हुआ है। जातीय समीकरण को कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, हम तो जातिवाद नहीं करते हैं। नहीं, आप नहीं करते हैं, लेकिन पूरा बिहार इस वक्त उसी धुरी पे नाच रहा है। स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा और ज्वलंत और बहुत जर्जर अपने समाज में जो कैंसर के जैसे माने घून लगा रहा है, दीमक लगा रहा है, उस पे आपने क्वेश्चन किया है पूरे बिहार में कि जातीय समीकरण। तो जातीय समीकरण बिहार की पहचान है, नस नस में लोग कहते हैं, लेकिन ऐसी बात मेरा मानना है कि नहीं है। मैं इसमें जाति और इस हर चीज जातीय समानता में विश्वास करता हूँ। मैं स्वयं अभी नाम संशोधित करवाया था और अपना टाइटल हटाया था, इसलिए कि मेरा कोई जाति से और उससे कोई पहचान मेरी जाति से नहीं किया जाए, मेरे कैरेक्टर, मेरा इंटेलेक्चुअल जो मेरा व्यक्तित्व, मेरा दृष्टि से किया जाए। मेरी पहचान मेरे से हो जी। मैं कहाँ पैदा हुआ था और किस तरह से आया था, इसे नहीं, मैं क्या हूं उससे हो। तो आपने बोला कि जातीय समीकरण से आप कैसे पार पाइएगा। हमको क्या पार पाना है? औराई की जनता के बीच में हम 4 साल में सैकड़ों बार में हम गए हैं और हर बार हर जाति के लोग हमको आह्वान किए हैं, हमें वो प्रेरणा दिए हैं, आत्मविश्वास दिए हैं, उन्होंने ऊर्जा दिया है, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ा है। उन्होंने बोला कि आइए, और जब इधर मैं फैसला करने के लिए नाते, रिश्तेदार, परिवार, दोस्तों में करता था, तो वो लोग कहता था कि नहीं जाइए, एक तरफ हो एक तरफ ये, एक तरफ लगता था कि कंफर्ट लाइफ जिया जाए। मतलब खुद में ही द्वंद्व से जूझ रहे थे आप? हम नहीं द्वंद्व में जूझ रहे थे। हम तो उसी समय 16 अगस्त 2021 को मैंने जब कसम खा लिया उनके घर के पास, जब आंसू गिरा, उसी समय तो मैं द्वंद्व में नहीं था। अपने बच्चे का कसम खा लिया कि ठीक है, जिस तरह से मेरे बच्चा है और औराई में मैंने देखा है उसी तरह से वो सारे बच्चे, मुझे लगा कि मेरा पीड़ा और औराई की जनता का पीड़ा एक ही है। हम दोनों ही पीड़ा भाई हुए, जैसे गुरु भाई होता है, हम दोनों ही पीड़ा भाई हैं। और पीड़ा भाई होने का, हाँ पीड़ा भाई नहीं होता है, दोनों ही एक ही व्यक्ति से पीड़ित हैं। तो हमको लगा कि हमको इन लोगों के लिए अपने बच्चे का कसम खा करके औराई के एक एक बच्चा का मैं जीवन संवारूंगा। तो उसके लिए तो ये जो कॉन्फिडेंस जो जातीयत बात कर रहे हैं, तो उस बीच में मैं 4 साल तक जो मैं घूमा, तो औराई की जनता बार बार कहती थी कि आप आइए, हम हैं आपके साथ। और जब ये लोग नाते रिश्तेदार सोचते थे, बोलते थे कि नहीं जाइए, लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, आप लोग जो करना है हम जाएंगे। सर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल और आखिरी सवाल हम आपसे कर रहे हैं, वो ये है कि जो जनता आपसे कह रही है ना, वही जनता सबसे कहती है वही बात, लेकिन अंतिम क्षण में प्रलोभन के आगोश में आकर खुद को वहीं पर सरेंडर कर देती है वो जनता। ये परिस्थिति जब सामने आएगी, तो एक अधिकारी जो अब प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं
प्रतिनिधित्व करने की चेष्टा रख रहे हैं, उस समय आपका क्या होगा? कैसे उसको हैंडल करेंगे आप? अपने प्रलोभन की बात कही है, जी। मेरी जनता प्रलोभन में आ जाती है। अमूमन आप अधिकारी हैं, चुनाव भी करवाया होगा आपने, देखे होंगे आप कि क्या स्थिति बनती है। अब वो जनता वो नहीं रही, अब ठगी जाने वाली नहीं है, जनता बिक नहीं सकती है, प्रलोभन में बह नहीं सकती है। और औराई की जनता 50 सालों से गुलाम है। अच्छा। अब वो किसी भी प्रलोभन में नहीं आने वाली है, जागृत हो चुकी है। सोशल मीडिया और सब के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, जागृत हो चुकी है और वहां पे एक एक व्यक्ति अपने लिए जीना चाहता है और औराई को स्वतंत्र करना चाहता है। वो जातिवाद की जो गुलामगिरी चल रहा है पिछले 50 सालों से, वो जातिवाद की जो गुलामगिरी चल रहा है कि वो जिस जाति की के विधायक हैं 50 सालों से, उस जाति को भी जातिवाद के नाम पे मूर्ख बनाया जाता है। अच्छा। मुश्किल से 50 परिवार उस जातिवाद के नाम पे पहले उनको मूर्ख बनाते हैं और लाठी के दम पर पूरे 100% औराई के लोगों को गुलाम बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के जिस जातिवाद के नाम पे जिस जाति के सहारे वो जाते हैं, उस जाति के लोग भी शोषित वंचित हैं, ठगी के शिकार हैं, वो स्वयं जागृत हैं। बाकी तो जो जिस जाति की विधायक नहीं रहे हैं 86%, वो लोग तो पूरी तरह से जागृत हैं कि अब नहीं, बहुत हो चुका। वो सारे जागृत हो चुके हैं और उन्हीं के सहारे एक बटन दबाएंगे औराई की जनता और स्वतंत्र हो जाएंगे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आदित्य शिवम शंकर साहब बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि कैसे कैसे जो है वो इनकी सोच है वो परिवर्तन में बदल गई है, परिवर्तन कर रही है। इनका जो दृष्टि पत्र है उसमें सबसे पहले एक दीप का चिन्ह है जिसके नीचे लिखा है अप दीपो भवः। ये मुझे जहाँ तक याद है कि ये गौतम बुद्ध का एक संदेश रहा है और त्रिपिटक में से एक ये जो है वो दिया गया है कि यानी खुद को दिया बनाओ, दीप बनाकर प्रज्वलित करो और इससे जो रोशनी निकलेगी इससे तुम्हारे इर्द गिर्द यानी जो पूरा समाज है तुम्हारा वो जगमगा उठेगा। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आदित्य शिवम शंकर साहब को उस क्षेत्र की जनता किस तरह से एक चिराग के रूप में, एक रोशनी के रूप में तैयार करती है और उसके बाद इनका प्रयोग भी करती है। बने रहिए, उसके बाद हम औराई भी जाएंगे और वहां के लोगों से भी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।